नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और उन प्रश्नों के आसपास कितने अच्छे जो सवाल बने हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो है बिसलपुर किस जिले में स्थित है। एक जगह है जिसका नाम है बिसलपुर, और बिसलपुर है वो किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है। आपके सामने बराबर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन आप देखिएगा, तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, देखिए जोधपुर, उसके बाद टोंक, उसके बाद अजमेर और उसके बाद लिखा है कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। लोकेश ने आंसर बताया कि सर टोंक में है। बिल्कुल लोकेश, यह टोंक में है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए इससे रिलेटेड सवाल और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बने हैं बिसलपुर से रिलेटेड। तो देखिए, बिसलपुर बांध है वो टोंक जिले में स्थित है, सही बात है। अगला सवाल देखिए, बिसलपुर से रिलेटेड आपके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो एक बिसलपुर बांध है, बिसलपुर एक जगह भी है, ठीक है, जो टोंक में, और इसका या कहें कि इसका जो निर्माण करवाया था या इसकी जो स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसल देव के द्वारा की गई थी। अब देखिए, बिसलपुर परियोजना के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। उसके बाद आगे बात करें इसके बारे में, तो आपको यह भी याद रखना है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आप कहोगे सर नदी है बनास। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आप कहोगे सर बनास नदी पर बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ भाई, ये बिसलपुर बांध है, यह बिसलपुर बांध है वो कितने जिलों में पेयजल आपूर्ति करता है। तो देखिए, जयपुर में, टोंक में और उसके बाद अजमेर, इन तीनों जिलों में ये क्या करता है भाई, पेयजल की आपूर्ति करता है। किसकी आपूर्ति करता है? पेयजल की आपूर्ति। ये सवाल पूछा गया है कि ये बांध है वो कितने जिलों में पेयजल आपूर्ति करता है, तो इतने जिलों में यह। फिर आपको ये भी याद रखना है, इसके अंदर कलरफुल एक्वेरियम है, अर्थात आप क्या कहोगे, यहाँ पर रंगीन मछली पालन होता है। रंगीन मछली पालन आप कहीं शोरूम में या फिर आप कहीं बड़ी शॉप में या कहीं बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी होटलों में आपने देखा होगा, एक्वेरियम रखे जाते हैं जिसमें कलरफुल फिश होती है। तो यहाँ पर छोटी छोटी कलरफुल मछलियां क्या की जाती है भाई, पाली जाती है। उसके बाद आपको इसके बारे में ये भी याद रखना है कि एक कांड हुआ था 2004 के अंदर, पानी को लेकर हुआ था, जिसका नाम था सोहेला कांड। सोहेला कांड 2004 में हुआ था, और बाद में इस पानी को लेकर हुआ था, ध्यान रखना, 2004 में। और इसकी जो जांच की गई थी वो की गई थी गोयल आयोग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गोयल आयोग के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परियोजना है इसमें आर्थिक सहायता कौन दे रहा है। बिसलपुर परियोजना में आर्थिक सहायता कौन दे रहा है? तो आप याद रखना कि सर इसमें आर्थिक या जो सहयोग दे रहा है वो दे रहा है नाबार्ड बैंक। कौन सा बैंक दे रहा है? नाबार्ड बैंक दे रहा है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो है परियोजना ये टोंक में है। किस जिले में है? टोंक जिले में है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो बिसलपुर आपका हो गया। बिसलपुर के बाद अगला सवाल है जिसका नाम क्या है, देखिए ये वाला सवाल है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो अपने राजस्थान के मेवाड़ रियासत के बहुत बड़े शासक हुए थे, जिनको महान शासक के तौर पर हम पढ़ते हैं, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है चावंड, दूसरा उदयपुर है, तीसरा हल्दी घाटी और चौथा है करौली। तो फटाफट आपको आंसर बताना है, फटाफट बता दीजिए भाई। नितेश बैरवा, संगीता परिहार, राजेंद्र मीणा, उमर दराज, फिरोजा, विकास शर्मा, संगीता परिहार, लोकेश। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? महाराणा प्रताप की पूछी है मृत्यु, और आपको बताना है कि भाई महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी। वेरी गुड। ऐसे सवाल पूछे गए आजकल, और आपने देखा होगा रीट में तो ऐसे ऐसे सवाल ही पूछे गए थे ऊपरी तौर पर। तो इसका राइट आंसर है भाई, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में। लेकिन आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको याद रखना है भाई, इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। सन भी याद रखना, 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी।
और चावंड के बारे में याद रखना है कि प्रताप की संकटकालीन राजधानी, प्रताप की संकटकालीन राजधानी अगर आपसे पूछे कौन सी थी तो आप कहोगे सर चावंड थी। अब आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि चावंड है वो महाराणा प्रताप की कितने वर्ष तक राजधानी रही थी। तो ये राजधानी रही थी चावंड प्रताप की, ये रही थी 24 वर्ष और 11 माह। कितने वर्ष रही थी? 24 वर्ष और 11 माह तक ये क्या रही थी? प्रताप की राजधानी रही थी। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है, क्योंकि यह सवाल पूछा जा चुका है कि भाई राजधानी कितनी रही थी। आगे बात करते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो होता है 18 जून 1576 को, या फिर 18 जून की जगह अगर 21 जून दे तो भी याद रखना है क्योंकि ये सवाल लाव लपेड़े वाला है। आरपीएससी ने इसकी पहेलियां पहले बुझा रखी है। आगे बात करते हैं तो आपसे सवाल ये पूछा गया था प्रताप की छतरी कहां पर है? तो प्रताप की छतरी है बांडोली के अंदर। और सबसे बड़ी बात है आपको याद रखना है कि ये बांडोली है कहां पर? उदयपुर में है, राजसमंद में है या चित्तौड़गढ़ में? या तो ये भी रखना पड़ सकता है क्योंकि सवाल के आसपास ही आपको क्या मिलेंगे? सवाल मिलेंगे। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई प्रताप की छतरी कहां पर है? आप बता दोगे सर प्रताप की छतरी बांडोली के अंदर है। और बांडोली कहां पर है भाई? तो बांडोली के पास में 8 खंभों की छतरी है। आगे याद रखना है आपको, तो प्रताप ने अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ठीक है भाई, आगे देखिएगा अगला सवाल क्या है। और अगला सवाल है ये वाला, और अगला सवाल है जो आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। राजस्थान में राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व क्या कहाँ है? तो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है। ये सवाल आपके सीईटी आपने रीट में भी पूछा गया था, सीईटी में भी पूछा गया। अब देखिए जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में या 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ये 1 वर्ग किलोमीटर है और इस वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो राजस्थान में सबसे कम घनत्व है वो जैसलमेर जिले का है। जैसलमेर में अमूमन 1 किलोमीटर में लगभग 17 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति रहते हैं। अब आपसे यह भी पूछ ले बताओ भाई भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर भारत का जनघनत्व है वो अपने है कितना? 382। लेकिन अगर पूछ ले बताओ भाई राजस्थान का जनघनत्व कितना है? तो ये भी याद रखना है कि राजस्थान का जनघनत्व है भाई अपने वो है कितना? 200। कितने है भाई? 200। और 2011 के अंदर 165 था, अब बढ़ गया है और अब हो गया है 200। उसके बाद अगला सवाल क्या बनेगा आपका कि सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व अगर आपसे पूछे तो आप जवाब देना कि सर सर्वाधिक जनघनत्व है अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जयपुर जिले का। जयपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भाई? 595 लोग रहते हैं। 595 लोग रहते हैं जयपुर के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। भारत का 382 है। फिर आगे आपको याद रखना है जनघनत्व से रिलेटेड जब भी आपसे सवाल पूछे तो आपको सीधा सीधा क्या देना है? जवाब देना है। सवाल ये पूछे कि वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के बीच में राजस्थान के अंदर तो वृद्धि हुई है भाई कितने? प्रति वर्ग किलोमीटर में 35 लोगों की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये भी याद रखना है। फिर देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सवाल के पास ही आपको क्या मिलेंगे? अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। हाँ, मत्स्य संघ की राजधानी थी तो एकीकरण हुआ था। एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की आपको राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, भरतपुर है, अलवर है, करौली है और धौलपुर है। और आपको बताना है कि भाई मत्स्य संघ था, उस मत्स्य संघ की राजधानी कहां थी। एकीकरण का ये एक चरण था, इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट आप आंसर दीजिए। नितेश ने अपना आंसर दे दिया है। संगीता परिहार, फटाफट आंसर बताओ भाई। सवाल अच्छा है, बेहतरीन सवाल, और ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं। बताइए एकीकरण से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी गुड। राजस्थान का कौन सा करण पूछा है आपसे? एकीकरण। और एकीकरण में भी आपसे पूछा है किसका? हाँ, तो देखिएगा भाई
18 मार्च 1948 की बात है। राजस्थान का मत्स्य संघ का गठन होता है। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई जाती है अलवर। कहां बनाई जाती है भाई? अलवर। अब देखो मत्स्य संघ के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन होता है भाई 18 मार्च 1948 में। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है, बताओ भाई इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण किया गया था के एम मुंशी के द्वारा। ठीक है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल की थी? तो इसमें रियासतें शामिल की गई थी, वो की गई थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उसके बाद करौली। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, भाई बताओ इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता थे, वो अगर आपसे पूछे कौन थे उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता में आप नाम दोगे एन वी गॉडगिल, जिनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। यहां पर क्या करने के लिए आते हैं भाई? उद्घाटन करने के लिए आते हैं। फिर देखिएगा अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसी से रिलेट करके आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई इसका उद्घाटन हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन स्थल कौन सा था? इसका उद्घाटन स्थल पूछा जाएगा। तो उद्घाटन स्थल था, वो याद रखना है, भरतपुर। और भरतपुर के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है लोहागढ़ दुर्ग, और लोहागढ़ दुर्ग की जो कचहरी महल है वहां पर इसका उद्घाटन होता है। अलवर राजधानी बनाई जाती है। अलवर में उद्घाटन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस समय अलवर है वो बहुत ज्यादा उस समय चर्चा में था पूरे देश में। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यह था कि अलवर के जो शासक थे उनका नाम आ गया था महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी के हत्याकांड में, इसलिए उनका उद्घाटन यहां पर नहीं हुआ था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई यहां का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ का आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई नाम इसके जो प्रधान राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उदयभान सिंह को बनाया गया था। और उदयभान सिंह कहां के थे? तो उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे। उदयभान सिंह धौलपुर, याद रखना भाई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का राज प्रमुख, उसके बाद उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेश पाल जी को। और गणेश पाल कहां के शिरों शासक थे? गणेश पाल जी करौली के शासक थे। उसके बाद मुख्यमंत्री कहें या फिर प्रधानमंत्री कहें, एक ही बात है, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा गया था। और ये किसको बनाया गया? तो आपको याद रखना है भाई, ये बनाया गया था अपने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शोभाराम कुमावत। और उसके बाद आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो बताओ उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था युगल किशोर चतुर्वेदी को। हालांकि आपको पता होना चाहिए उप प्रधानमंत्री बनाया गया था युगल किशोर चतुर्वेदी। और युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना। राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई? नेहरू कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे सीईटी का पेपर उठाओ, चाहे रीट का उठाए, चाहे वनपाल का उठाओ, जो पारी में सारे एग्जाम हुए उसी में से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है जो आपसे ये कह रहा है कि बताओ भाई, हाँ, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आपसे पूछा है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय है। राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालय भी आपको याद होने चाहिए। उन विश्वविद्यालयों के अंदर कौन कुलपति हैं ये भी याद रखने चाहिए, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं कि कहां पर कौन है। तो इसका राइट आंसर बताना है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, सीकर, झुंझुनू, कोटा या फिर जोधपुर। अच्छा सवाल है, सीधा सवाल है। हाँ, संगीता परिहार, ममता शर्मा, जगमाल सिंह, नितेश बैरवा, उमर दराज फिरोजा, नितेश बैरवा, संगीता परिहार, अनिल शर्मा फ्रॉम चिड़ावा। तो राइट आंसर क्या है भाई इसका? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो देखिए कोटा के अंदर एक तो है आरटीयू, आरटीयू का मतलब हुआ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है। इसके अलावा कौन सा है? तो वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, VMOU, जिसमें आप बीए करते हो घर बैठे बैठे, या फिर बीए करते हो, एमए करते हो, जो भी डिग्री लेते हो यहां से लेते हो। तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और VMOU ये दोनों कहां पर है? कोटा में। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहां पर जोधपुर जिला दे रखा है भाई साहब। जोधपुर के अंदर एक है JNVU, जय नारायण विश्वविद्यालय, एक है फुटवियर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एक है आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी,
उसके बाद आपकी ये फिनटेक यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत ज्यादा पूछी गई है। फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो जोधपुर में है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर क्या है? NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमारे जोधपुर में क्या है? तो हमारे जोधपुर में निफ्ट भी है। इसके अलावा IIT करवड़, IIT जोधपुर है, वो भी कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, तो क्या है भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, वो भी कहां पर है? जोधपुर में। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान रखना है। ये सवाल है, ये राजस्थान की कौन सी जनजाति जो पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? सवाल क्या पूछा है? थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे और सवाल आपके सामने ये इस प्रकार का है, आपके सामने ये नक्शा भी हाजिर है और आपसे पूछा है कि राजस्थान की वह जनजाति जो राजस्थान के पूर्वी भाग में सर्वाधिक निवास करती है, बताइएगा। अच्छा सवाल पूछा है, एकदम सीधा सवाल पूछा है। अगर आप रेगुलर इस क्लास को अटेंड करते तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। वेरी गुड। तो सवाल आपसे क्या पूछा है कि बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी जनजाति है जो पूर्वी भाग में पाई जाती है? मीणा, भील, गरासिया या सहरिया? ठीक है, बता दीजिए भाई। अब क्लास का टाइम फिक्स कर दिया भाई, 9 बजते ही क्लास शुरू हो जाएगी, है ना? तो घबराना नहीं है। अब आपको आंसर बताना है कि पूर्वी भाग में निवास करने वाली जन कौन सी है? मीणा, भील, गरासिया या सहरिया? देखिएगा भाई, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखो इधर, ये है भील जनजाति, और भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में निवास करती है। उसके बाद आपसे पूछा है कौन सी? गरासिया, ये सिरोही जिले में निवास करती है और ये भी दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया। उसके बाद आपका हुआ है भील, फिर आया है सहरिया। सहरिया निवास करती है दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये वाला पूर्वी भाग है, यहां पर कौन सी जनजाति रहती है भाई? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है कि मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक कहां पर? तो देखिए मीणा जनजाति सर्वाधिक है जयपुर में। भील सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में। हालांकि प्रतिशत की दृष्टि से डूंगरपुर बांसवाड़ा होंगे। सहरिया गरासिया है वो सिरोही में, और सहरिया है वो है बारां में। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे शिक्षित जनजाति है, मीणा जनजाति का एक पवित्र ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा, मुनि मगन सागर ने लिखा था। मुनि मगन सागर जिन्होंने क्या लिखा था? मीणा पुराण, याद रखना है। जयपुर के अंदर एक नदी है जिसका नाम है रूपारेल, जो पूरी राजस्थान में बहती है, और एक नदी है जिसका नाम है बाणगंगा। इन दोनों के दोआब के अंदर रहने के कारण इनको क्या कहा गया? मीणा कहा गया था। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो मीणा जनजाति के बारे में याद रखना कि ये भी 2 पार्ट है इसके, एक है चौकीदार मीणा और एक है जमींदार मीणा। किसके बारे में याद रखना है? तो मीणा जनजाति के बारे में याद रखना है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल आपके सामने है ये, राज्य की कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है? तो राजस्थान की एक नदी जो यमुना में अपना पानी लेकर जाती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से सोच के जवाब देना है। बाणगंगा नदी है, बाणगंगा के बाद में आपके सामने नदी है जवाई, जवाई के बाद में है लूणी, लूणी के बाद ऑप्शन में दे रखा है कोई नहीं।
तो सोच समझ के आपको अच्छे से क्या देना है भाई, आंसर देना है। फटाफट अपना आंसर फेंक दीजिए। सवाल आपके सामने क्या पूछा है, एकदम सीधा और एकदम सटीक सवाल पूछा है कि वो नदी जो अपना पानी कहाँ लेकर जाती है भाई, यमुना में लेके जाती है। तो अच्छे से याद रखना है आपको। ये सवाल पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको पूछा है। और यही सवाल आपके किस में रिपीट हुआ है भाई, सीईटी में रिपीट हुआ है, रीट के अंदर रिपीट हुआ है। तो सोच के जवाब देना है आपको कि नदी कौन सी है। अच्छा सवाल है, फिर मैं बताता हूँ आपको, तो आप कहोगे सर अच्छा ये नदी थी, फिर मैं भी कहूँगा हाँ भाई ये नदी थी। बता दीजिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। कई लोग सोच रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, सोच के जवाब देना भाई। नदी का नाम आपको याद होगा, गलत बताना नहीं है। हाँ, तो अपने राजस्थान में एक नदी है जिसका नाम है बाणगंगा। बाणगंगा के बारे में याद रखना है कि बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है बैराट से, बैराट की पहाड़ियों से, जो कहाँ पर है, जयपुर में। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि ये जो नदी है इसके उपनाम आपसे पूछे, बताओ भाई उपनाम क्या है इसका, तो इस नदी को कहते हैं ताला नदी, और इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है इस नदी को हम लोग रुंडित नदी भी कहते हैं, रुंडित। अब उसके बाद आपसे सवाल ये पूछा जाएगा बाणगंगा नदी के किनारे कि ये जो बाणगंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी लंबाई तो है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में इसका प्रवाह कहाँ है, तो राजस्थान में इसका प्रवाह आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना ये जयपुर जाती है, फिर जयपुर से चली जाती है आगे दौसा, दौसा से आगे चली जाती है भरतपुर में। कहाँ चली जाती है भाई, भरतपुर में चली जाती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल क्या पूछा जाएगा आपको इसके बारे में, तो ये जो नदी है इस नदी से दो नहरें निकली गई हैं, एक का नाम है उज्जैनी और एक का नाम है पथेनी। तो सवाल ये पूछे नहरें, एक का नाम है उज्जैनी, उज्जैनी है उज्जैनी नहीं है, और एक है जिसका नाम है पथेनी। क्या है नाम है भाई, तो पथेनी नाम से दो नहरें निकाली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सभ्यता थी जिसका नाम था बैराट सभ्यता, और बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली, तो आप कहोगे सर बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता थी, वो फली फूली थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और इसी में ही एक सवाल और पूछा जाएगा आपसे कि इसके ऊपर बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो ये सवाल याद रखना है कि एक बांध बना हुआ है जमुआ रामगढ़, और जमुआ रामगढ़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जमुआ रामगढ़ कहां पर है, जयपुर में। उसके बाद देखिएगा दो बांध और है, एक है अजान बांध, और अजान बांध आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे सर अजान बांध कहां पर है, भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर में। और अजान बांध के आसपास की जो भूमि है उसे वेटलैंड यानी नम या आर्द्र भूमि का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। फिर देखिएगा आपको यह भी याद रखना है एक बांध है जिसका नाम है लालपुर। क्या नाम है भाई, लालपुर है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो भरतपुर के अंदर जो अभ्यारण्य है उस अभ्यारण्य के मध्य से निकलती है, तो ये नदी निकलती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे सवाल है। और आपको सबसे बड़ा सवाल जो कंफ्यूज करने वाला था वो आपको पता होगा रीट में पूछा था, और आपसे पूछा था कि इसका जो सर्वाधिक अपवाह तंत्र है या सर्वाधिक अपवाह तंत्र किस जिले में, सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र, ये रीट में सवाल पूछा गया था। और इसका जो सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है वो भरतपुर में है, ना कि जयपुर में। ठीक है भाई, और उसके बाद ये आगे चली जाती है और यमुना में मिल जाती है हरियाणा के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये भी याद रखनी है कि अभी ये पानी हरियाणा में नहीं जा रहा है, भरतपुर जाते जाते ये नदी ठंडी पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, और अगला सवाल है ये देखिएगा। सवाल पूछा है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई। चार ऑप्शन है, सरस्वती, चंबल, जवाई, या फिर आपके सामने एक और ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से सोच समझ के आपको क्या देना है भाई,
आंसर देना है। फटाफट आंसर बताओ भाई, सवाल अच्छा है, एकदम सीधा सवाल पूछा है और बेहतरीन तरीके से आपको सीधे तरीके से इसका आपको क्या देना है भाई, आंसर भी देना है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक ठोक दीजिएगा। वेरी गुड। तो इस सवाल का सही और जो सटीक आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जिसे क्या कहा जाता है भाई, आज के टाइम में गग्गर कहा जाता है। कहते हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इसकी जो प्रथम प्रमाणिक जानकारी देने वाला आदमी था वो कौन था भाई, प्रथम प्रमाणिक जानकारी। ये जानकारी देने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम आपको याद रखना है, वो था भाई अपने कौन, एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी, इसने इसकी पहली प्रमाणिक जानकारी दी। कहा कि यार मैं वहां गया था और वहां पर मैंने मिट्टी के बर्तन वर्तन देखे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता वभ्यता थी। लेकिन दरबार में और भी लोग बैठे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे डेरे खूब आते हैं, डेरे खूब लगते हैं, यानी जो यायावर जीवन जीते हैं यहाँ रहे होंगे, तो क्या पता यहाँ पे सभ्यता है कि नहीं है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज हुई थी 1953 में और ये की गई थी एक घोष के द्वारा। एक घोष मतलब अमलानंद घोष के द्वारा। बाद में इसका उत्खनन होता है वो 1961 में होता है, 1961 में। करने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था बी लाल यानी ब्रजवासी लाल, और इनके साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बालकृष्ण थापर, यानी कौन से थापर, बी के थापर। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर क्या मिला, तो यहां पर विश्व के प्राचीनतम भूकंप के अवशेष मिले। विश्व में अगर पहली बार अगर कहते हैं कि भूकंप आया था तो इसी सभ्यता में आया था। इसके अलावा यहां पर मिली है अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं मिलने के पीछे कारण यह हो सकता है कि यहाँ के लोग थे, वो लोग क्या करते थे भाई, पूजा पाठ वगैरह करते थे। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर किसकी हड्डी मिली है भाई, ऊंट की हड्डियां मिली है। इसके अलावा यहां से क्या मिला है, तो यहां पर देखो समकोण पर काटती समकोण पर काटती सड़कें। इसके अलावा यहां पर मिली है नालियां। क्या मिली है, नालियां। एक बालक मिला है, एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छेद है। इसका मतलब यहां पर जो मच्छर जो बच्चे होते थे या मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज भी हुआ करता था किस सभ्यता में, तो कालीबंगा सभ्यता में। आपको पता होगा यह सवाल पूछा भी गया था कि बताओ भाई कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो कालीबंगा संग्रहालय की जो स्थापना होती है वो 1985-86 के अराउंड होती है, 1985-86 में होती है, ये याद रखना है, कालीबंगा संग्रहालय की। फिर आगे बात करता हूं मैं इसी के बारे में। तो आपको यह भी पता होगा इसकी कालीबंगा और पाकिस्तान में मिलने वाली एक सभ्यता थी कोट दीजी। ये दोनों देखा जाए तो दोनों एकदम सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के लाव लकड़ मिलते हैं, ये भी याद रखना है। तो अच्छे अच्छे सवाल है जो कालीबंगा से रिलेटेड परीक्षाओं में आपसे पूछे गए थे, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। हालांकि सरस्वती नदी को वर्तमान में गग्गर नदी कहा जाता है। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल पूछा है, और सवाल यह पूछा है कि बताओ भाई राजस्थान के अंदर नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध झील है, तो राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है सांबर, दूसरा है नक्की, तीसरा जयसमंद और चौथा है पिछोली झील। सोच के जवाब देना है कि अपने राजस्थान में भी नमक का उत्पादन होता है, लेकिन इनमें से कौन सी जिलों में होता है, बताइएगा। अच्छा सवाल पूछा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप अच्छे से इसका क्या दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। इसमें ज्यादा वो सोचने वाली बात है ही नहीं कि सर ये कोई टफ वगैरह होगा, बिल्कुल टफ सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है, बताइएगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप लोगों ने जो बताया है वो क्या हो रहा है भाई, सही हो रहा है, क्योंकि अपने राजस्थान में एक झील है सांबर झील। सांबर झील का अगर आपसे विस्तार पूछे तो इसका विस्तार है भाई 3 जिलों में। कौन कौन से जिले हैं 3, तो एक तो अपने जयपुर है, हालांकि जयपुर में सर्वाधिक है, एक जिला है नागौर और एक जिला है अजमेर। इसका मतलब इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के 3 जिलों में। अब आगे बात करते हैं, तो आपको यह याद रखना है कि इस झील की क्या क्या विशेषताएं सांबर की। तो देखो भाई सांबर की मैं यहां से शुरू करूं तो मध्यवर्ती भारत की
सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी खारी झील, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील मध्यवर्ती भारत की। हालांकि तटीय क्षेत्रों में तो समुद्र का पानी आता रहता है झीलों में, लेकिन ये बीचों बीच में पड़ रही है। कैसे पड़ रही है? तो ये देखिए, ये ऐसे पड़ रही है। आप भारत का नक्शा देखिए, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है भाई, तो ये भारत का नक्शा है। ये मध्यवर्ती भारत में पड़ने वाली झील है, बीचों बीच में पड़ती है यहां पर, ठीक है, इसलिए यह मध्यवर्ती भारत की सबसे बड़ी झील है। आगे बात करें इस झील का निर्माण या फिर ये किसका अवशेष मानी जाती है, तो कहते हैं कि यहां पर पहले 33 सागर था और 33 सागर का अवशेष था यहां पर, और 33 सागर के कारण ये कैसा है? खारे पानी की झील है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो झील है, इस झील के बारे में आपको याद रखना है कि यहां पर नमक का उत्पादन कितना होता है। तो पूरे देश का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। यहां पे जो संयंत्र स्थापित किया गया है वो केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ये भी याद रखना है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, HSL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि इसमें राजस्थान की भागीदारी कितनी है, तो इसमें देखिए केंद्र और राज्य की भागीदारी पूछे तो आपको याद रखना है केंद्र और राज्य की भागीदारी है 60:40, यानी इसका 60% कौन ले रहा है? केंद्र सरकार, और 40% हमें दे रही है। आगे देखिएगा और अगला सवाल देखिएगा, और अगला सवाल है ये, और क्या पूछा जा सकता है कि बताओ भाई यहां पर क्या स्थापित किया गया है? साल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया है ना, तो ये भी याद रखना है कि यहां पर एक म्यूजियम है जिसका नाम है साल्ट म्यूजियम, पूछा गया सवाल है। इसके अलावा यहां पर देवयानी तीर्थ भी है, देवयानी तीर्थ सांबर के अंदर। उसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि यह वेटलैंड में शामिल की गई भूमि है, आर्द्रनम भूमि में भी शामिल इसको किया गया है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि यहाँ पर सर्वाधिक राजहंस आते हैं, और यहाँ पर अभी पिछले साल 2 साल पहले राजहंस बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे, जिसके कारण कहा था कि इसमें कुछ पानी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु विषाणु फैल गए थे, ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, अच्छा सवाल ये बनेगा कि बिजोलिया अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, बिजोलिया अभिलेख के कारण। बाकी यह भूगर्भीय हलचल का ही एक उदाहरण है, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फटाफट आपको आंसर भी बताने हैं। सवाल आपके सामने है ये वाला, प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो अपने राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिनको हम लोग डांग क्षेत्र कहते हैं? 4 ऑप्शन है, सोच और समझ के जवाब देना है, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। डांग क्षेत्र पूछा है टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या जयपुर, अजमेर। पूछा क्या है? डांग क्षेत्र पूछा है। अच्छा सवाल पूछा है, और देखिए भौतिक भाग से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है। किसे पूछा है? भौतिक भाग से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है, डांग क्षेत्र। वेरी गुड। बताइएगा भाई, अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। डांग क्षेत्र कहां पर स्थित है? डांग का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैडलैंड, बैडलैंड कहते हैं, और या फिर इसको हिंदी में कहते हैं उत्खात भूमि। कैसी भूमि कहते हैं भाई? उत्खात भूमि कहते हैं। जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसको उत्खात भूमि कहा जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि डांग की रानी किसको कहा जाता है? तो डांग की रानी कहा जाता है करौली को। इसका मतलब डांग की रानी करौली। यहां पर राइट आंसर हो रहा है आपका कौन सा? धौलपुर और करौली। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डांग की रानी करौली को कहा जाता है, लेकिन ये जो बैडलैंड है इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका निर्माण होता है भाई चंबल नदी के अंदर जब बाढ़ आती है। हालांकि चंबल नदी अपने रास्ते बदलने के लिए भी जानी जाती है, और ये पूरी की पूरी जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, उत्खात भूमि होती है, या भूमि को क्या करती है, जगह जगह उबड़ खाबड़ कर देती है ना। तो ये भी याद रखना। अरविंद चौहान, संगीता परियार, सुमन सोनू,
अक्षय बैरवा, महेंद्र परमार, गोविंद डामोर, अनिल शर्मा, उमर दराज, फिरोजा। तो आगे बात करते हैं। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि डांग की भूमि किसे कहा जाता है, तो करौली को कहा जाता है। यह बीहड़ से निर्मित भूमि है, यह भी याद रखना है, और डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी जानी जाती है। आगे देखिएगा, और अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने जो ये है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर प्राप्त हुए। तो अपने राजस्थान में बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्मारक है, वो कहां से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आबू, अजमेर, बैराट या फिर जोधपुर। अच्छा सवाल पूछा है और गजब का सवाल पूछा है। इसका आपको क्या बताना है भाई, आंसर बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, सीधा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका क्या बता सकते हो भाई, आंसर बता सकते हो। वेरी गुड। कौन बताएगा सबसे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, बैराट। वेरी गुड, बैराट है। अनिल शर्मा, सत्यवान सांगला, सुमन सोनू, देव बाबू, सुनील नानोत, संगीता परिहार, अनिल सिड़ावा, कामरान खान, सुनीता नानोत, देव बाबू, सत्यवान सांगला, संगीता परिहार। तो देखो भाई, आप लोगों ने आंसर बताया है बैराट। यहां पे मिले हैं बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप और ईंटों से निर्मित बौद्ध मंदिर। यह सवाल पूछा गया है रीट के अंदर। ईंटों से निर्मित बौद्ध मंदिर मिले हैं यहां से, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है, आपसे सवाल अगर पूछ ले, ये बुद्धा सर्किट कहां पर है, कौन सा सर्किट, बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट याद रखना है भाई। ये सर्किट बनाया जाएगा झालावाड़ और जयपुर के मध्य, क्योंकि जयपुर में और झालावाड़ के अंदर, दोनों के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित क्या मिली है भाई, जानकारियां मिली है। तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, चाहे चीन ले लो, चाहे जापान ले लो, चाहे आप ये श्रीलंका ले लो, इंडोनेशिया ले लो, नेपाल ले लो, भूटान ले लो, तो ये वो देश है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। मंगोलिया हो गया। तो सोचा कि यहाँ पे लोग आएंगे तो उनको पर्यटन का फायदा भी मिलेगा और आगे बढ़ने का भी फायदा मिलेगा। तो बुद्धा सर्किट जयपुर और झालावाड़। बाकी बौद्ध धर्म के जो स्तूप है, मंदिर है और विहार है, वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले बैराट सभ्यता से। पॉलिटी विद लखानी सर, गुड इवनिंग। अगला सवाल देखो भाई, और अगला सवाल है ये वाला। सवाल क्या पूछा है कि बीकानेर रियासत की कुल देवी थी या कुल देवी हैं, दोनों मान लीजिए आप, कि बीकानेर रियासत की कौन सी देवी कुल देवी, करणी माता, नागनेची माता, शीला माता या फिर कैला देवी। अच्छा सवाल है, गजब सवाल है और बेहतरीन सवाल है। बता दीजिए भाई। कामरान खान, गोवर्धन, हिंडोनिया, कल्पना गौतम, देव बाबू। कौलवी की गुफाएं झालावाड़ में, बिल्कुल। उमर दराज, फिरोजा, सत्यवान सांगला, कामरान खान, मार्कोन एडिटर, सुमन सोनू, देव बाबू, संगीता परिहार, अनिल शर्मा, महेंद्र परमार, कामरान खान। बताओ भाई, तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन बताएगा भाई। हाँ, तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, लेकिन आप लोगों ने अपने हिसाब से आंसर दिया, इसलिए आप सबका गलत सवाल है। आप सबका क्या है भाई, गलत सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, सवाल क्या पूछा है, कुल देवी। और कुल देवी का मतलब क्या होता है, पहली बात ये तो समझो आप। कुल देवी का मतलब होता है कोई भी वंश होता है, उस वंश की एक पर्टिकुलर देवी होती है जिसे वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं, या फिर जिसको उनकी पीढ़ियों से पूजा होती है। और वो है आपकी कौन सी भाई, नागनेची माता। बीकानेर के राठौड़ जब भी पूछे आपको याद रखना कुल देवी। जैसे नागनेची माता किसकी है, तो बीकानेर के राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की और किशनगढ़ के राठौड़ की। तो यहां पर राजस्थान में राठौड़ों की तीन रियासतें, तीनों की एक ही कुल देवी है और वो है नागनेची माता। आपको पता होगा नागनेची माता का मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर है भाई नगाना के अंदर। नगाना कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है इनके बारे में कि इनकी जो मूर्ति है विश्व में सबसे प्राचीन लकड़ी की मूर्ति है। तो नागनेची माता की जो मूर्ति है वो कैसी है भाई, काष्ठ निर्मित है। कहते हैं कि इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो एक थे राव दुहड़ जी,
राव दुहड़ जी कहते हैं कि इस मूर्ति को कर्नाटक से लाए थे और इस मूर्ति को स्थापित करवाया था। नागनेची माता की 18 भुजाएं, बहुत बढ़िया भाई, ये 18 भुजाएं हैं, ठीक है। उसके बाद करणी माता, अरे भाई करणी माता, इनका मंदिर है देशनोक के अंदर, देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। और ये किनकी कुल देवी है? चारणों की कुल देवी है। कुल देवी किसकी है? चारणों की, राठौड़ों की आराध्य देवी है, न कि कुल देवी। तो आराध्य देवी और कुल देवी में भी आपको फर्क महसूस होना चाहिए। शिला देवी, शिला माता का मंदिर आमेर में है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। यह मूर्ति बंगाल विजय की तरफ गए थे, बंगाल विजय की तरफ, तब जैसोर के शासक केदार को हराकर यह मूर्ति लेकर आए थे। काले रंग की मूर्ति है, आमेर के जलेब चौक में स्थापित की गई है। पहले नर बलि दी जाती थी, अभी छाग बलि दी जाती है, 2.5 प्याला शराब इनको भी चढ़ाया जाता है। और केला देवी का मंदिर करौली के अंदर, किसके अंदर है? करौली के अंदर है, ये भी याद रखना है। शिला माता याद है आपको, कैला देवी करौली के अंदर है। और लंगूरिया गीत, लंगूरिया नृत्य और कैला देवी को माना जाता है अंजना माता का अवतार, यानी हनुमान जी की माता का अवतार माना जाता है। तो ये सारे सवाल है जो आपसे पूछे गए हैं, बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं यहाँ से। और एक चीज और याद रखना है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक आपका आज ही दूर कर देता हूं, आपका क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। दोनों में क्या फर्क होता है? कुल देवी का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी पूजा होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी क्या होती है भाई? पूजा होती है। मैं अगर पूजा करूंगा तो मेरे होने वाले गीगले इसकी पूजा करेंगे, फिर इनकी होने वाले गीगले पूजा करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। एक होती है आराध्य देवी। आराध्य देवी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको यहां समझा देता हूं कि आपको एग्जाम देने के लिए गए, आपका एग्जाम सेंटर किसी स्कूल के पास में कोई मंदिर बना हुआ है, मान लीजिए, चाहे वो किसी का भी हो सकता है, किसी देवी का हो सकता है, किसी देवता का भी हो सकता है। आप वहां गए और आपने एकदम से हाथ जोड़े और आपने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा बेड़ा पार लगा दो, इस बेरोजगारी रूपी बीमारी से मुझे बाहर निकाल दो। आपकी परीक्षा हुई और आपकी नौकरी लग गई। आपको याद आया, अरे यार मेरी नौकरी इसलिए लगी क्योंकि मैंने उस दिन उस मंदिर में मन्नत मांगी थी। तो अब देखिएगा, इस जहां पर आपने मन्नत मांगी थी जिस मंदिर में, उस मंदिर को आपसे पहले आपके परिवार ने किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी उस मंदिर के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। इसका मतलब वो आपकी आराध्य हो गए। तो कुल देवी भी होती है, आराध्य देवी भी होती है। और आपको यह भी पता होगा, जैसे पूछा जाता है, अपने सांगा है, सांगा के आराध्य देवता कौन थे? देव नारायण जी थे। और कुल देवता कौन थे? एकलिंग जी थे। तो सवाल कहीं ना कहीं घूम घूम के ऐसे इस तरह से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आराध्य का मतलब पर्टिकुलर किसी, मैं मेरा आराध्य हो सकता है, मेरी अगर होने वाली लुगाई होगी तो उसकी भी कोई आराध्य देवी आराध्य देवता हो सकते हैं। आपके टाबर टिंगर है, वो कहीं घूमते घूमते उनके आराध्य हो सकते हैं। लेकिन कुल देवी होती है जिसे मतलब ये होता है कि भाई डायरेक्ट जिसे वंश की उत्पत्ति मानी जाती है, जिनका उल्लेख बहियों में और वंशावलियों में भी मिलता है। आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, और अगला सवाल है ये वाला। हाँ, तो सवाल पूछा है, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? सहेलियों की बाड़ी है, और सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर नागौर। सोच के जवाब देना है। और जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट आंसर बताइएगा भाई। अच्छा सवाल पूछा है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है। किसकी बाड़ी? सहेलियों की बाड़ी। हालांकि ये बात अलग है कि नाम सहेलियों की बाड़ी है, लेकिन इसमें सहेले ज्यादा आते हैं। कौन ज्यादा आते हैं भाई? सहेले ज्यादा आते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये सहेलियों की बाड़ी कहां पर स्थित है। अच्छा सवाल पूछा है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। आपसे ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, इनके निर्माता कौन थे? तो आपको सीधा जवाब देना है कि निर्माता थे सर संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। फिर देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे कि संग्राम सिंह सेकंड, इनके समय क्या हुई थी? हुरडा सम्मेलन की योजना बनी। इनके समय हुरडा सम्मेलन की योजना बनी,
लेकिन सम्मेलन से पूर्व ही जनवरी 1734 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब जुलाई 1734 में इसका आयोजन होता है तो इसकी अध्यक्षता इनके पुत्र द्वारा की गई थी। फिर देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा जाएगा, और अगला सवाल है ये वाला। और क्या पूछा जाएगा, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, बांधनवाड़ा का युद्ध। कई बार पूछा जाता है कि बांधनवाड़ा का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था बांधनवाड़ा का युद्ध। तो आपको याद रखना है कि सर बांधनवाड़ा का एक युद्ध होता है, और ये युद्ध हुआ था भाई 1719 में। कब हुआ था? 1719 में। और 1719 में इन्होंने मुगल सेनापति था जिसका नाम था रणबाज खां, और रणबाज खां को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया। मुगल सेनापति रणबाज खां को पराजित किया। किसने किया था? इसके अलावा इनके बारे में सबसे बड़ी बात आपको यह भी याद रखनी है कि इन्होंने दुर्गादास को शरण दी थी। दुर्गादास को शरण दी, विजयपुर की जागीर दी। विजयपुर की तो क्या दी थी? जागीर। और इनको रामपुरा का क्या बनाया गया? हाकिम बनाया था। जब अजीत सिंह ने निष्कासित कर दिया दुर्गादास को, उस समय इन्होंने इनको क्या दी थी? शरण भी दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना भाई, गलत नहीं करना है आज से, और एकदम तरीके से स्मार्ट स्टडी करोगे तो किसी के पापा जी भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएंगे। राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला पूछा है, तो राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? सीकर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या जालोर? फटाफट आंसर बताना है आपको, फटाफट आंसर बता दो भाई। लाइक नहीं किया जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। अच्छा सवाल पूछा है आपसे, एकदम सीधा सवाल पूछा है, बताइएगा। सत्यवान सांगला, अनिल चिड़ावा, अक्षय बैरवा, सोनू सिंघारिया? बताइएगा भाई। बीके मैथ्स वाला अनिल सर्वा फ्रॉम चिड़ावा। तो सवाल क्या पूछा है? राजस्थान में पूछी है आपसे कौन सी साक्षरता, और पूछी भी क्या है? सबसे कम साक्षरता पूछी है। तो अच्छे से याद होना चाहिए आपको कि राजस्थान में साक्षरता, और वो भी सबसे कम साक्षरता पूछी है। तो जब भी आपसे पूछे सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, तो आपको एक ही नाम याद रखना है भाई, जालोर। जालोर की कितनी है भाई? 54.9% है। 54.9% राजस्थान में सबसे कम अगर साक्षरता है तो वो यहाँ पर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो बताओ भाई सर्वाधिक कहाँ की है? तो सर्वाधिक साक्षरता अगर आपसे पूछे कहाँ की है, तो आप कहोगे सर सर्वाधिक साक्षरता अपने कोटा जिले की है। कितनी है? 76.6% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि किस जिले में हुई? अच्छा सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वो किस जिले में हुई 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि हुई थी वो अपने बाड़मेर जिले, सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि हुई डूंगरपुर में 10.9%। डूंगरपुर में कितने प्रतिशत? तो आप कहोगे सर 10.9%। फिर देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम, या फिर यह पूछा जा सकता है नकारात्मक रूप से सबसे कमी, सर्वाधिक साक्षरता में कमी कहां दर्ज की गई? तो सर्वाधिक साक्षरता कमी जिस जिले में देखी गई थी वो अपना जिला था, वो आपको याद रखना है भाई, बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। और बाड़मेर में कहते हैं कि -2.5%, यानी पिछली जो साक्षरता थी उससे भी कम साक्षर यहां पर, -2.5%। अब आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आपसे जब भी पूछे आपको एक ही जवाब देना है कि सर अपने राजस्थान में तो सर्वाधिक अगर महिला साक्षरता की बात करें तो आप क्या जवाब दोगे, बताइएगा। अच्छा सवाल पूछा जाएगा, आप कहोगे सर कोटा की है 65.9%। कहाँ की? कोटा कितनी है? 65.9%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, तो यह पूछा जा सकता है न्यूनतम महिला साक्षरता कहां पर है? ये तो सर्वाधिक हो गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा न्यूनतम साक्षरता, महिला साक्षरता किस जिले की है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता की अगर बात करेंगे तो आपको सीधा जिला करना है जालोर। फिर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है, तब आपको क्या जवाब देना है?
तो सर्वाधिक अपने राजस्थान में पुरुष अगर कहीं पर साक्षर है तो आपको क्या जवाब देना है, आप कहना है कि आपको कहना है झुंझुनू में 86.9% है झुंझुनू जिले में। कितने भाई? 86.9%। तो फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां पर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सर अपने राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो जिस जिले की है वो जिला है प्रतापगढ़, 69.5% है प्रतापगढ़ की। तो ये डाटा है जो आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल इनके आसपास करीब करीब बनने की क्या रहती है भाई, गुंजाइश रहती है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल क्या पूछ रहा है? बेड़च नदी का दूसरा नाम है। तो एक नदी है जिसका नाम है बेड़च, और बेड़च नदी का ही आपको क्या बताना है भाई, दूसरा नाम बताना है। फटाफट बता दो, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दो। करण सेन, कामरान खान, संगीता परिहार, सुमन सोनू, संगीता परिहार, सुनीता नानोद, सोनू सिंगारिया, बताओ भाई। अच्छा सवाल पूछा है, एक नदी है जिसके बारे में आपसे पूछा है कि इस नदी का दूसरा नाम कौन सा है। तो बेड़च नदी का ही आपको क्या पूछा है भाई, दूसरा नाम पूछा है, आपको बताना है, बताइएगा। अच्छा सवाल पूछा है और गजब का सवाल पूछा है। बेड़च नदी, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और गजब के सवाल पूछे जाते हैं, बताइएगा। बेड़च नदी का दूसरा नाम है वो है भाई आयड़ नदी। कौन सी नदी है? आयड़ नदी है। बहुत बढ़िया। अब देखिए बेड़च या आयड़ नदी से रिलेटेड आपसे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई इसका उद्गम कहां पर है। उद्गम का मतलब वो ये होता है कि शुरुआती पॉइंट, तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है भाई अपने गोगुंदा की पहाड़ियां। इसकी पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियों से। फिर अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ भाई इसका नाम आयड़ कब होता है। तो कहते हैं कि आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है। कहां पर? ये आयड़ नदी उद्गम से उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है भाई, उदय सागर झील है, इस झील में जब ये गिरेगी और इस झील से जब ये आगे जाएगी तब इसका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसका नाम क्या हो जाता है भाई, इसका नाम होता है बेड़च। फिर अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा इसके बारे में कि बताओ भाई इसका प्रवाह, बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाएगा, इसका प्रवाह कितने जिलों में है। तो आपको याद रखना कि सर ये उदयपुर आती है, उदयपुर से आगे जाती है चित्तौड़, और चित्तौड़ से जाती है भीलवाड़ा। इसका मतलब यह 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई आपसे पूछे तो आप कहना 190 किलोमीटर है सर, बराबर। ठीक है। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि इसका समापन कहां होता है। तो इसका समापन होता है बिगोद में। बिगोद कहां पर है आपको पता होना चाहिए। तो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है, और यहां पर यह बनास नदी में मिल जाती है, और यहां पर यह त्रिवेणी संगम भी बनाती है। फिर आपको पता होगा कि उदयपुर शहर अगर आपसे पूछे इस शहर के किस झील नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे हैं। आपसे पूछा जाएगा एक बांध है गोसुंडा बांध, जो चित्तौड़गढ़ में है, वो इसी के किनारे है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए आहड़ सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोसुंडा बांध है, उदयपुर शहर से निकलती है और चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटती है। आयड़ नदी है, यह चित्तौड़ को कितने भागों में बांटती है भाई, चित्तौड़ को 2 भागों में बांटती हैं। और ये किसकी सहायक है, तो आपको याद रखना है बनास, बनास के आगे चली जाती है चंबल में। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। तो अच्छे सवाल है, सीधे सीधे सवाल है, अच्छे सवाल है, बेहतरीन सवाल है। बाकी आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, और वो नंबर मैं अपने खुद के लिखता हूँ, क्योंकि कई बार आपको कोई दिक्कत आती है कोई राजस्थान जीके के टॉपिक में या इस क्लास से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि ये जो फोन है वो हमेशा मेरे पास ही रहता है। इस फोन पे जब आप फोन करोगे तो डायरेक्ट मेरी ही बात होगी। ठीक है। और
अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है तो आप क्या कर सकते हो, इसी नंबर पे, या फिर एक नंबर और है कोर्स लेने के लिए, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 95093, फिर आपको याद रखना है 555 और उसके बाद में 95। इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन कोर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई, बाकी कल फिर मैं मिलूंगा, इसी तरह अपन एक एक प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखो क्या है कि रोज आधा आधा घंटा 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 एक एक सवाल का पोस्टमार्टम करते चलेंगे ना, तो आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आएगी डेली अगर एक एक घंटे के हिसाब से, आधा आधे घंटे के हिसाब से चलेंगे तो किसी कोई आपका माई का लाल एग्जाम नहीं रोक पाएगा। सिलेक्शन होगा मतलब होगा, क्योंकि यह सिलेक्शन वाली ही क्लास है जिसमें आपका प्रत्येक सवाल का पोस्टमार्टम होता है। बाकी ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए कि अब तक जो आपने किया है, जो नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अब जो तीर निकल चुके हैं निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके पास में तरकश है, बाण है, धनुष है, सब कुछ है, इस बार निशाना सटीक लगाना है। मिलूंगा कल फिर नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।